अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप देख रहे हैं जिमल वॉइस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा नावल खाक हुए हम लेकर आई। ये कहानी नफ़रत, मोहब्बत और दुखों से बड़ी है। इस कहानी में सहर, जरिश और शारिक का जिक्र है और बताया जाता है कि कैसे हसद, नफ़रत रिश्तों को तोड़ के रख देता है। तो मोहब्बत जीतेगी या नफ़रत, और क्या इंसाफ मिल पाएगा? तो चलते हैं कहानी की जानिब। हवेली की लंबी सुनसान राहदारियों में शारिक के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। उसके चेहरे पर फैली वहशत देखकर सब लोग हैरान थे। उसकी आंखों में रज्जगे मौजूद थी, बाल बिखरे हुए थे और पूरे बदन में लर्जा तारी था। अचानक वो एक दरवाजे के सामने रुका। ये वही कमरा था जहां उसने जरिश को पिछले 4 दिनों से कैद रखा हुआ था। उसे दरवाजे को पूरी ताकत से खोला। जरिश, जो उस वक्त कमरे के कोने में बैठी कांप रही थी, खौफ से उछल पड़ी। उसकी आंखें मुसलसल रोने से सूज चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर वीरानी छाई हुई थी। शारिक भैया, उसे देखकर फौरन से उसके करीब आई। उसने शारिक का हाथ थामा। उसके लहजे में मौजूद खौफ ने शारिक के तासुरात में कोई असर न डाला। उसने एक झटके से उसका हाथ खुद से हटाया। प्लीज, मेरी बात सुन लें। जरिश चंद कदम आगे आई। शारिक ने अगले ही पल उसका बाजू पकड़ा और जोर से झंझोड़ा कि जरिश का पूरा वजूद जल्जलों की जद में आ गया। उसके सख्त हाथों की गिरफ्त से जरिश का पूरा वजूद कांपने लगा। आज तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। उसे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। जरिश मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ दे, खुदा के लिए, मैंने कुछ नहीं किया। मगर शारिक जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसे सीढ़ियों से नीचे हॉल में ले आया और पूरी ताकत से चीखा, अम्मी, दादी, बाबा, सब लोग नीचे आए। उसकी दहाड़ पूरी हवेली में गूंज उठी। चंद ही लम्हों में सब घरवाले हॉल में जमा हो गए। जरिस की छोटी ममानी ने उसे इस हाल में देखा तो बेख्तियार बोल उठी, या अल्लाह, इस लड़की ने तो नहूसत फैला रखी इस घर में। मैंने कुछ नहीं किया। जरिश फौरन रो पड़ी, खुदा की कसम, मैं बेगुनाह। चुप। शारिक इतनी जोर से दहाड़ा कि वो कांप उठी। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा दी। शारिक ने जरिश को झटके से अपने सामने किया। आज के बाद ये लड़की इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी। जरिश की आंखें खौफ से फैल गई। नहीं, ये यहीं रहेगी, इसी घर में, इसी कैद में। वो चिल्लाया, शारिक प्लीज। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं मर जाऊंगी, मुझे मत कैद करें। शारिक की आंखों में एक पल को दर्द उभरा। तुम कैद नहीं रह सकती, लेकिन तुमने मुझे जो जिंदा गाड़ दिया है वो। जरीश साकित रह गई। तभी शारिक ने मुलाजिम की तरफ देखा। मौलवी साहब को बुलाओ, अभी, इसी वक्त। जरीश के पैरों तले से जमीन निकल गई। मौलवी साहब? उसने बेयकीनी से शारिक को देखा। आप क्या करने वाले हैं? शारिक उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में ऐसी सर्द महरी थी कि जरीश का दिल दहल गया। तुम्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में लेने जा रहा हूं। नहीं, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, प्लीज ऐसा ना करें। जरीश चीखी, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। उसके कदमों में गिर गई। ऐसी बेहया लड़की को तो घर से निकाल देना चाहिए। ये बड़ी ममानी यानी शारिक की वालदा थी। उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। कातिल है ये। एक साथ कई आवाजें उबली। हर लफ्ज जरीश के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। मैं कातिल नहीं हूं। वो रोती हुई चिल्लाई, मुझे नहीं पता, वो जहर था। मैंने किसी को नहीं मारा। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। सबकी नजरों में सिर्फ नफरत थी। तभी मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। निकाह पढ़ाइए, शारिक ने हुक्म दिया। शारिक का सारिश का सांस रुक गया। नहीं, वो बेख्तियार पीछे हटी। मैं ये निकाह नहीं चाहती। मगर शारिक ने उसका बाजू पकड़ लिया। चाहत का वक्त गुजर चुका है जरी साहबा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। उसकी हिचकियां पूरे हॉल में गूंज रही थी, मगर शारिक का चेहरा पत्थर हुआ था। मौलवी साहब ने झिझकते हुए शारिक की तरफ देखा। बेटा, लड़की की रजा? रजा? शारिक तलखी से हंसा। जिसने दूसरों की जिंदगी छीनी, उसे अपनी मर्जी का हक नहीं होता। जरिश के आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। मैं बेगुनाह। शारिक उसके करीब झुका। फिर साबित कर। कोई यकीन ही नहीं कर रहा। वो टूट कर बिखर गई, क्योंकि तुम्हारे हाथों में एक जनाजा उठा है। ये सुनकर जरिश की रही से ही एहतजाज की हिम्मत भी खत्म हो गई। मौलवी साहब ने दोबारा निकाह के अल्फाज दोहराए। जरिश मुसलसल नफी में सर हिलाते रहे। शारिक की सख्त गिरफ्त, सबकी नफरत भरी नजरें और उस लम्हे का खौफ उसे तोड़ चुका था। आखिरकार उसके कांपते होंठ हिले। कबूल है। ये दो लफ्ज कहते उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। शारिक ने जब्त से अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल किया। मुबारक हो। मगर उस हॉल में मौजूद किसी चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी।
اذیت ناک خاموشی۔ زرش نے لرزتے وجود کے ساتھ شارق کو دیکھا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، صرف سزا تھی۔ شارق آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ صرف وہی سن سکے، اب تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی زرش۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تم موت مانگو گی، پر موت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور زرش کو پہلی بار محسوس ہوا کہ بعض نکاح محبت نہیں، عمر بھر کی سزا بن جاتے ہیں۔ زرش کو وہ رات یاد آئی جب سب بدل چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی۔ چند مہینے پہلے دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ سحر اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کھولے لفظوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سحر، سحر، اسے آنیا کی آواز کمرے کے قریب سے سنائی دی۔ اسے گہرا سانس پڑا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا بات ہے؟ سحر نے دروازہ کھول کر آنیا کو دیکھا۔ وہ اس کی چھوٹی ممانی کی بیٹی تھی۔ میں نے تمہیں کل کہا تھا نا کہ میری یہ شرٹ دھلی ہوئی ہونی چاہیے، وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ سحر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ مجھے یاد تھا، لیکن میں مصروف تھی۔ آنی کو اس جواب کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ مصروف؟ اب تم بھی مصروف لگنے لگی۔ اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ ایسی کیا مصروفیت ہے؟ وہ ہاتھ باندھے زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیپر ہے کل میرا، پڑھ رہی تھی میں۔ سحر نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ یہ ہمت اسے شارق نہیں دلائی تھی، وہ اس کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا۔ اب تمہیں کسی سے دب کر نہیں رہنا، سب کو جواب دینا سیکھو۔ نہ کہنا نہیں سیکھو گی تو ہر کوئی تمہیں بیچ کھائے گا۔ یہ یاد آتے اس نے ڈرتے ڈرتے آنیا کو کہہ دیا، ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں تمہاری یہ مصروفت کب تک قائم رہتی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ کر مسکراتی باہر نکل گئی تھی۔ سحر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی اور ایک بار پھر سے اپنے نوٹس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا کمرہ ممانی جان کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ سمجھتی کیا خود کو؟ ملازمہ نے صرف 2 دن چھٹی کی اور میں نے تمہیں کپڑے دھونے کی ذمہ داری دی تھی، وہ بھی تم سے نہ ہوا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر دیوار پر دے مارے اور سحر کی آنکھیں پھیل گئی اور آنسو بہنے لگے۔ سچ میں میرا پیپر ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ ممانی جان نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جگڑے اور زور سے جھٹکا دیا کہ سحر کو لگا جیسے اب وہ اگلا سانس درد کی بھرپور لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ یاد رکھو کہ میرے شوہر کے پیسوں سے یہ عیاشی ہوتی، چاہو تو تمہاری پڑھائی چھڑا کر اپنے پیسے بچاؤ، لیکن یہ احسان ہے میرا تم پر۔ اب جاؤ جا کر کپڑے دو، ابھی اسی وقت۔ ان کی آواز میں اس قدر گن گرج تھی کہ وہ انکار ہی نہ کر سکی۔ اس کی زبان تالو سے جیسے چپک کے مرے مرے قدموں سے اس صحن میں آئی جہاں کپڑوں کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ ملازمہ تو آج بھی آئی تھی، لیکن اسے جلدی بھگا دیا گیا۔ اس گھر میں اس کے ساتھ یہی تو ہوتا چلا آیا تھا۔ وہ اس گھر کی نوکرانی بن چکی تھی۔ وہ اس وقت صرف 22 برس کی تھی، لیکن اس کا ذہن کسی 60 سال کے بوڑھے کی طرح عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اسے سرف سے الرجی تھی، یہ بات سب جانتے تھے، مگر کپڑے دھونے کے بعد اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں گے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے پرائے سب ایک ہوئے۔ اسے آنکھوں سے آنسو سمیٹے اور کپڑے دھونے لگے۔ دوپہر کے 1 بجے سے اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ کپڑے تار پر پھیلانے کے بعد وہ وہیں بینچ پہ بیٹھی آسمان پر نظریں جمائی، آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا کبھی میری زندگی بدلے گی؟ اسے خود سے سوال کیا۔ اسے اسی وقت اپنے پیچھے بھاری قدموں کی گونج سنائی دی۔ اسے فوراً سے اپنے آنسو صاف کی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو شارق سینے پر بازو لپیٹے گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ وہیں اس کے برابر میں تھوڑا فاصلے پر بیٹھا۔ نہیں تو مجھے پڑھنے جانا ہے، میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ بہانہ بنا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ شارق نے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لی۔ کب تک آنسو کو مجھ سے چھپاتی رہو گی، جبکہ معلوم بھی ہے کہ میں سب جانتا ہوں۔ شارق کا لہجہ نرم اس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے اسے دوبارہ سے اپنے برابر میں بٹھایا تو اسے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بری طرح سے رونے لگی۔ ریلیکس، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر شارق کو دیکھا۔ یہ آپ کی ہمت کا نتیجہ تھا، وہی ہمت جو آپ نے مجھے دلائی تھی۔ تبھی شارق کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے ہاتھوں پر پڑی، جہاں چھالے نمایاں تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ عادت ہو گئی ہے، دل پر زخم لگتے ہیں اور جسم پر بھی، کس کی پرواہ کرو۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ تیزی سے دوڑ کر دروازے کی سیڑھیوں سے نیچے گھر میں گم ہو گئی اور شارق کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، میں خود کو بے بس پاتا ہوں۔ وہ بے ساختہ اداس ہو گیا تھا۔
लंदन के उस छोटे से अपार्टमेंट में फरीदा बेगम हाथों में तस्वीर उठाए अपने दिल को थामे अपने आंसू का गला घूंट रही थी। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरीश उनके बराबर में आकर बैठी और एक लम्हे के लिए थम सी गई। उसने उनके हाथ से तस्वीर ली। ये आप ही है ना? उसे देखकर मुस्कुराई। हाँ, ये तुम्हारी सहर आपी है। वो तस्वीर देखकर अपनी सीने से लगा चुकी थी। तुमने अभी तक इस मनहूस की तस्वीर इस घर से मिटाई नहीं? जरीश से अकब से आती आवाज ने फरीदा बेगम को जहां साकित किया, वहीं जरीश की आंखें भी हैरत से फैल गई। बस एक तस्वीर ही तो है, उन्होंने धीमी आवाज में शिकवा किया। इसकी तस्वीर भी इस घर में नहीं होनी चाहिए थी। वो मनहूस है, थी और रहेगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? वो दहाड़े तो जरीश के हाथ से तस्वीर छूट कर गिरी। फिरोज साहब ने तस्वीर उठाकर आतिश शान में डाल दी जो अब जल कर राख हो रही थी। बाबा, ये क्या किया आपने? जरीश फौरन से आगे बढ़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तुम चुप रहो, तुम बच्ची हो, नहीं समझी, कम अक्ल हो तुम, नादान हो। आज के बाद इस लड़की का जिक्र इस घर में हरगिज नहीं होगा, समझी तुम? उन्होंने गुस्से में कहकर बात ही खत्म कर दी, लेकिन फरीदा बेगम का दिल जैसे आग के शोलों से पिघल कर उनके कदमों में गिर चुका था। उन्हें वो दिन याद आया जब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। उनकी फिरोज साहब से दूसरी शादी थी। पहली शादी बुरी तरह नाकाम हुई थी और वो अपने वालिदैन के घर वापस आ गई थी। उनके साथ उनकी बेटी सहर भी थी, जो उस वक्त सिर्फ 4 वर्ष की थी। तलाक की खबर सुनकर फिरोज साहब ने अपना रिश्ता भेजा था। वो शुरू से उन्हें पसंद करते थे, मगर फरीदा बेगम ने उन्हें ठुकरा कर किसी और को चुन लिया। बलाखिर फिरोज साहब की मोहब्बत जीत गई, मगर उनकी शख्सियत में वहम कूट कूट कर भरा था। फरीदा बेगम को लगा कि उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। 4 वर्ष की सहर और 1.5 वर्ष की जरीश फिरोज साहब ने सहर को कबूल कर लिया, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान आने के बाद उनका एक फैसला सहर की जिंदगी को तबाह कर गया। वो बच्चों को लेकर पार्क गए, जहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत ने इशारे से फिरोज साहब को अपने पास बुलाया। वो इंतहाई अजीब सी औरत थी। चारों उंगलियों में मुख्तलिफ किस्म के पत्थर पहने, उनकी दोनों बेटियों को मुसलसल निगाहों में लिए हुई थी। अलग कर दे दोनों को, वरना बर्बाद हो जाएंगी, एक दूसरे को खा जाएंगी। उस बूढ़ी औरत ने सहर की तरफ इशारा किया। फिरोज साहब के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब? घर बर्बाद होंगी, एक दूसरे को खा जाएंगे? वो लाठी टेकती उठी। मैं नजूमी और मेरा कहा गलत नहीं होता। एक दूसरे को खा जाएगी, घर बर्बाद कर देगी। वो मुसलसल कहती वापस पलट गई और फिरोज साहब ने गुस्से से सहर को देखा, जो अपनी दुनिया में मगन फूल तोड़ने में मसरूफ थी। वापस छोड़ा उसे अपनी माँ के पास। उन्होंने वही फैसला सुनाया तो फरीदा बेगम तड़प उठी। वो नजूमी है, आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है क्या? उन्होंने इशारे से उन्हें चुप करवा दिया। मेरी बेटी पर आँच आए कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तू मुझे और जरीश को चुनो या फिर सहर को। फरीदा बेगम का दिल फटने के करीब हुआ। उन्होंने दिल पर पत्थर रखा, अपनी सिसकियां रोकी और सहर को हमेशा के लिए अपनी माँ के पास छोड़ा। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं मजबूर, मेरी दोनों बेटियां मुझसे जुदा हो जाएंगी, इसलिए सिर्फ एक को जुदा कर रही हैं। उन्होंने सहर का माथा चूमा। वो जाने के लिए आगे बढ़ी तो दौड़ कर उनके सीने से जा लगी। मामा, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ डर लगेगा। उन्हें लगा कि वो दुनिया की सबसे जालिम माँ है। उनका कलेजा फटने लगा। रोते नहीं बेटा, मैं आऊँगी, तुम्हें ले जाऊँगी बहुत जल्द। और ये वो वादा शायद हमेशा के लिए अधूरा रह जाने वाला था। सहर, सहर। वो मासी में खोई थी जब उसे अपनी माँ का हल्का सा लम्स याद आया। शारे की आवाज़ पर वो गहरी सोच से जागी। रात के 12 बज रहे थे और उस वक्त किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। साबुन की झाग उसके चेहरे पर लग रही थी। कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, कौन सी दुनिया में गुम हो? वो धीमे लहजे में कहता करीब आया और उसके मुंह पर लगी झाग को हाथ बढ़ाकर हटाना चाहा। वो एकदम से पीछे हटी। क्या काम है आपको? वो नजरें चुरा कर बोली तो शारिक की नजरें उसके हाथ की पुष्ट पर पड़ी और वो साकित हो। ये सब क्या है? उसके हाथ की पुष्ट जली हुई थी और जल्द की एक तह जैसे गायब हो गई थी। तुम्हारा हाथ जल गया है और फिर भी तुम इन्हीं हाथों से बर्तन धो रही हो? उसे सहर के हाथों को अपने हाथों में था। होता रहता है। मैं मुस्कुराई। आपको क्या काम है? खाना लगाना है क्या? उसके हाथ फिर से काम कर रहे थे। छोड़ दो ये नाटक, जानता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो झिंझलाया। आपके कहने से मेरे दुख कम नहीं हो जाएंगे, जिंदगी तो इसी तरह चलती रहेगी ना। शारिक साहब। उसे खाना गर्म किया और शारिक को मेज पर सर्व किया। वो प्लेट लेने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे चक्कर सा महसूस हुआ। शारिक फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे थामा। क्या हुआ, तुमने खाना नहीं खाया? उसने अंदाजा लगाया। पता नहीं, याद नहीं है। सहर गायब दिमागी की कैफियत से बोली तो शारिक का दिल जैसे दुख से भर गया। इधर आओ। उसने हाथ उसके दिलवाए और फिर से मेज पर बैठाया। रोटी का नवाला तोड़ा और सहर के मुंह में डाला।
لیکن نوالا اس کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا. آنکھوں سے آنسوں کی برسات پھر سے ہونے لگی. ریلیکس یار, کھانا تو ریلیکس ہو کر کھا لو. وہ بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا. آپ بھی کھائے نا. وہ دھیما سا مسکرائی. ایک بات پوچھو تم سے. شارق غور سے اسے دیکھنے لگا. جی. وہ ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگی. شادی کرو گی مجھ سے؟ سیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. پھر وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی. ایسی ناممکن باتیں کیوں کہتے ہیں آپ؟ اسے فوراً سے برتن اٹھایا اور اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کی. تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں یار, مجھے جواب چاہیے, ہاں یا نا. سحر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا. اس بات کا کیا ہی جواب ہو سکتا ہے جس کا سوال ہی بیکار ہو. وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھنے لگی جب شارق اس کے راستے میں آیا. ہاں یا نا. سحر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی. آپ سے نہیں ہو پائے گا, میں لکھ کے دیتی ہوں. وہ غمگین سی ہوتی باہر نکل گئی اور شارق مسکرایا تھا. کوشش کر کے دیکھوں گا, تمہارے لیے دنیا ہار سکتا ہوں. اسے پہلی بار اپنے دل میں ایک سکون سا اترتا محسوس کیا. کیا بکواس کر رہے ہو تم, تمہارا دماغ خراب ہے. تمہارا رشتہ میں نے آنیا کے ساتھ سوچا ہے, ایسا تم نہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. نائلہ بیگم جو کہ شارق کی والدہ تھی, اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھی. امی, سحر میں کیا خرابی ہے؟ وہ غصے سے چلایا. اپنی آواز نیچی رکھو. اپنی ماں کو نہ سکھاؤ تمہارے لیے کون بہتر ہے اور کون نہیں. پچھلے 22 برسوں سے وہ یہاں نوکرانی بن کے رہ رہی ہے اور اب اچانک سے ملکہ بنا دو. یہ مجھ سے نہیں ہوگا, بلکہ قیامت تک نہیں ہوگا. آپ کے دل میں اس کے لیے اتنا زہر کیوں ہے آخر؟ اتنی معصوم ہے وہ, کتنے دکھ سہے ہیں اس نے, اور آپ؟ وہ گہرے دکھ سے انہیں دیکھے گیا. بس خاموش, زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب تمہیں یہ سب پٹیاں پڑھاتی ہے. اسے تو میں... شارق نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھاما. اس نے مجھے کوئی پٹی نہیں پڑھائی. میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں. سب سمجھ آتا ہے مجھے, سب نظر آتا. کیسی زندگی جی رہی ہے وہ یہاں پر. نائلہ بیگم نے بے اختیار گہری سانس بھری, گویا اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی. اب اگر تم نے دوبارہ اس کا نام لیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی, بلکہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. شارق ہکا بکا رہ گیا تھا. اسے اس قدر مخالفت کی امید نہیں تھی. دروازے کی پار کھڑی آنیا بے اختیار مسکرائی. تم میری جگہ لوگی سحر؟ ایسا کبھی خوابوں میں بھی مت سوچا. اپنے بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں گھماتے وہ اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی اور شارق بے جان سا وہی ساکت کھڑا رہ گیا. شارق نے مسلسل 3 دن اپنی پوری کوشش کی تھی, لیکن نائلہ بیگم حامی ہی نہیں بھر رہی تھی, بلکہ وہ مزید آگ کا شعلہ بنی سحر کی زندگی اجیرن کر رہی تھی. اسی دوران شارق کو اس کے والد صاحب داؤد احمد نے آفس کے کام کے سلسلے میں دوپہر دوسرے شہر بھیجا. جانے سے پہلے وہ سحر کے پاس آیا. کیا ہوا ہے, آپ کا منہ کیوں لٹکا ہے؟ وہ حسب معمول کوئی نہ کوئی کام کر رہی تھی. اس وقت کچن میں کھڑی وہ روٹیاں بناتی اسے دیکھ کر مسکرائی. میں نے امی سے بات کی تھی, وہ نہیں مانی. شارق نے دل پر پتھر رکھ کر اسے حقیقت بتائی. اس کا سر جھک گیا. سحر کا چہرہ بجھ گیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مجھے پہلے معلوم تھا. اس کی ساری توجہ اب روٹی کے پھولنے پر تھی. میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں, اپنا خیال رکھنا, اوکے؟ شارق پلٹ گیا اور سحر اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی. جب قسمت نہ ملنی ہو تو دل کیوں مل جاتے ہیں, اسے بے اختیار سوچا تھا. آنکھ سے آنسو ٹپک کر آٹے میں مل گیا تھا. وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی. سحر, تیری قسمت نہیں بدلنی تو خاک ہو جائے گی, تب بھی نہیں. وہ اداسی سے مسکرائی اور اپنے کام میں دوبارہ سے جھک گئی. 2 دن بعد شارق کی واپسی ہوئی. گھر پر پور سناٹے کا منظر پیش کر رہا تھا. وہ بے حد تھکا ہوا تھا. سفر نے اسے ادموا کر دیا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا. اس کی والدہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ سب ایک شادی کی تقریب میں جائیں گے, اس لیے کھانا وہ خود گرم کر کے کھا لے. لیکن وہ کھانا کھا کر آیا تھا, اب بس اسے آرام کی ضرورت تھی. اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس کی نظر چھت کے کھلے دروازے پر پڑی. وہ ایک دم سے حیران ہوا. دھیرے دھیرے چلتا وہ چھت پر آیا اور اگلے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے. سحر چھت کی ریلنگ کے آخری کنارے پر کھڑی کودنے کی کوشش میں تھی. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. وہ 1 سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں دوڑا اور اسے کمر سے کھینچ کر پیچھے کیا. وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر گرے. کیا کر رہی ہو تم, پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ زور سے چلایا کہ پوری سناٹے میں صرف اسی کی آواز سنائی دے رہی تھی. ہاں, میں ہو گئی ہوں پاگل. کیا فائدہ اسی زندگی کا, میں مر جانا چاہتی ہوں. کیا بچایا مجھے, کیوں؟ اسے ایک جھٹکے سے شارق کو دھکا دیا اور دوبارہ سے ریلنگ کی طرف دوڑی. وہ خودکشی کی کوشش کر رہی تھی. ہوش میں آؤ,
وہ ایک बार फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था और वो मचल रही थी, मुझे नहीं जीना। उसकी आंखों में झांकते उसने चिल्लाते हुए अपनी बात दोहराई। शारिक की नज़र उसके चेहरे पर लगे जख्मों पर गई। फिर धीरे धीरे उसे अंदाज़ा हुआ कि इस बार ज़रूर कुछ गैर मामूली हुआ है। उसका पूरा वजूद जख्मों से चूर था, तशद्दुद के निशान जा बजा मौजूद थे। ये सब किसने किया? वो बेख्तियार उसके जख्मों को छूते हुए बोला। खामोशी से उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। आंसू टूट टूट कर बिखर रहे थे। अगली पल वो उठा और उसने सहर की कलाई थामी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। उसने उसे गाड़ी में बिठा तेज रफ्तारी से ड्राइव करते अपने दोस्त के घर ले आया। मौलवी साहब का इंतजाम करो। सहर शिशर रह गई। ये क्या कर रहे हैं आप? एक बोंझाल आ जाएगा, तूफान मच जाएगा। शारिक ने बेख्तियार उसके होंठों पर हाथ रख दी। जिंदगी बदलना चाहती हो या नहीं? वो नम आंखों से उसकी तरफ देखता पूछ बैठा। सहर ने नजरें झुका ली और उस रात वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उसे पूरे इस्तेहकाक के साथ गवाहों की मौजूदगी में अपने नाम कर चुका था। बात की बात में देखी जाएगी, लेकिन अब तुम्हारे आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस रात सहर को लगा कि उसे नई जिंदगी मिल गई है। शारिक की मोहब्बत भरी आगोश ने उसकी जिंदगी का एक अलग ही रूप उसे दिख दिया था। उनके निकाह को 1 महीने से जायद गुजर चुका था। सहर ने अब अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, मगर अब भी उसकी हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं थी। उस वक्त वो दोपहर के खाने के लिए मेज़ के गिर्द मौजूद थे। मैं आप सबको खुशखबरी देना चाहती हूँ। शारिक की वालिदा ने आनिया की तरफ मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला। अब वक्त आ गया है कि हम रिश्तों को मज़ीद गहरा करें। शारिक ने चौंक कर अपनी वालिदा की तरफ देखा। मैं आनिया और शारिक का रिश्ता पक्का करती हूँ। किचन के दरवाजे में खड़ी सहर ये सुनकर शर्शर रह गई। अम्मी प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहता फ़िलहाल। उसे नागवारी से कहकर सहर की तरफ देखा तो अपने आंसू छुपाती फौरन से कमरे की तरफ बढ़ी। शारिक सबकी नज़रें बचाकर उसके पीछे आया। वो बेड के किनारे पर टिकी बुरी तरह से रो रही थी। हाथ मत लगाए मुझे। पहले ये मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में मेरी हैसियत क्या है। अगर आपको इसी तरह हमारा रिश्ता मुखफ़ी रखना था तो मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाई। सहर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें। उसकी बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि सहर लड़खड़ा कर उसकी बाहों में झूल गई। सहर, सहर आंखें खोल। शारिक ने उसका चेहरा थपथपाया और उसे बेड पर लिटाया। उसे फौरन से डॉक्टर को फ़ोन किया और पिछले दरवाजे से उसे अंदर ले आया। डॉक्टर ने तसल्ली से सहर को चेक किया। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। नहीं, बल्कि खुशखबरी है, अब आप करने वाले हैं। ये सुनकर शारिक जहाँ था वही थम गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। वो फौरन से सहर के करीब आया जो अब होश में आ रही थी। क्या हुआ है मुझे? वो डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर को देख चुकी थी। तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर वो मुस्कुरा भी न सकी, बस रुख फेर लिया। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, ये वादा है तुमसे, क्योंकि अब तुम सिर्फ अकेली नहीं बल्कि मेरा बच्चा भी तुम्हारे पेट में पल रहा है। शारिक ने बेख्तियार उसके पेट पर हाथ रखा तो सहर उसके लहजे की सच्चाई पर ईमान ले आई। उससे अगले 3 दिन उसने भूख हड़ताल की। आनिया के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई, लेकिन वो खामोशी से तमाशा देखते रहे। उसे लगा था ममानी जान कभी नहीं मानेगी, पर उनका इकलौता बेटा जब घर छोड़कर जाने लगा तो उनका दिल नरम पड़ गया। माँ को जीते जी मारोगे क्या? उन्होंने इसे रोका था। माँ को मेरा दिल मारकर शायद सुकून नहीं मिल रहा, इसलिए उनसे दूर जाना ही बेहतर है। वो मुस्कुराया, आंखों में उदासी ठहर गई थी। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे हथियार डालती हूँ। सहर को बहू बनाने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। आनिया वही थम गई। तमाम घर वाले हैरान हो गए और सीढ़ियों के आखिरी कोने में खड़ी सहर ने भरपूर मुस्कुराहट से उसे देखा। शारिक ने सर को खम देकर उसकी मुस्कुराहट वसूल की। शादी के हंगामों का शोर मच उठा और उन दोनों ने इस रात को खुफिया रखा कि वो दोनों पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे के माँ बाप भी बनने वाले हैं। शारिक खुश था, बहुत खुश था, लेकिन नहीं जानता था कि आजमाइश तो अब शुरू हुई है। लंदन की सर्द शाम थी। बारिश की हल्की बूंदें शीशों से टकरा रही थी, जबकि फरीदा बेगम खामोशी से किचन में खड़ी चाय बना रही थी। चेहरे पर बरसों की थकन वाज़िया थी। तभी फोन की घंटी बजी। उन्होंने चौंक कर फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुबारक हो फरीदा, शहर का निकाह तय हो गया। उनके हाथ से कप तकरीबन छूट गया। क्या? हाँ, अगले हफ्ते निकाह है, तुम लोग फौरन पाकिस्तान पहुंचो। फरीदा बेगम की आंखें भर आई। बरसों बाद किसी ने उन्हें शहर के हवाले से खुशखबरी दी थी। कॉल खत्म हुई तो वही कुर्सी पर बैठ गई। अम्मी,
सीढ़ियों से उतरती जरिश ने हैरत से उन्हें देखा। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? फरीदा बेगम के लब कांपे। सहर का निकाह तय हो गया। जरिश की आंखें खुशी से चमक उठी। सच? मगर अगले लम्हे उसकी मुस्कुराहट मदम पड़ गई। उन्हें बारी कदमों की आवाज सुनाई दी। फिरोज साहब अंदर हॉल में दाखिल हुए। कौन था फोन पर? उन्होंने संजीदगी से पूछा। फरीदा बेगम ने पहली बार नजरें झुकाने की बजाय सीधा उन्हें देखा। पाकिस्तान से कॉल थी। सहर का निकाह तय हो गया है। फिरोज साहब का चेहरा फौरन सख्त हो गया। तो? फरीदा बेगम खड़ी हो गई। मैं अपनी बेटी के निकाह पर जाऊंगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा ना, उस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फरीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी बेटी है। जरिश हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। वो फौरन से अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। तो फिर हम दोनों चले जाएंगे? फिरोज साहब चौंके। जरिश? जी डैड। उसकी आवाज मजबूत थी। आप हमेशा आप ही के साथ नाइंसाफी करता है। कभी सोचा है उन पर क्या गुजर रही होगी? तुम अपनी हद में रहो। जरिश की आंखें नम हो गई। एक बहन अपनी बहन के लिए नहीं बोल सकती क्या? जरिश ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, हम पाकिस्तान जाएंगे। फिरोज साहब बोझ से वहां से चले गए। उस रात बरसों बाद फरीदा बेगम ने सुकून से फैसला किया। वो अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर खड़ी थी। फरीदा बेगम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने जरिश का हाथ मजबूती से थाम लिया। चले अम्मी। फरीदा बेगम ने गहरा सांस लिया। चलो। और यूं बरसों बाद एक माँ अपनी बेटी के हक में खड़ी हो गई, जबकि एक बहन अपनी बहन के लिए अपने बाप के सामने डट गई। हवेली आज दुल्हन बनी हुई थी। हर तरफ रोशनियों की जगमगाहट, फूलों की खुशबू और मेहमानों की आमद की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इस शोर में भी सहर का दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था। वो आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी जब दरवाजा खुला। आपी? ये आवाज सुनते ही सहर चौंकी और अगले लम्हे जरिश भागकर से लिपट गई। सरिश? सहर की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। तुम आ गई? दोनों बहनें बरसों बाद मिली थी। फोन पर वो कभी कभी छुप छुप कर बात कर लेती थी। सहर बार बार उसका चेहरा छू रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई। जरिश हंसती। अगले लम्हे सहर की आंखें नम हो गई। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। उसे खुद से लगाते हुए बोली। आपके निकाह पर ना आती, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटी रो पड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी फरीदा बेगम अपनी बेटियों को देखकर खामोशी से आंसू पोंछ रही थी। तभी आनिया वहां आई। उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। जरिश, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आनिया ने उसके कान में सरगोशी की। जरिश चौंक कर उसके साथ बाहर आ गई। आनिया उसे अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। तुम सहर से बहुत मोहब्बत करती हो ना? जरिश ने इस बात में सर हिलाया। जाहिर है, वो मेरी बहन है। आनिया ने गहरा सांस लिया और मसनूई अफसरगी से देखा। काश वो भी खुश होती। क्या मतलब? जरिश फौरन परेशान हो गई। आनिया आहिस्ता से उसके करीब आई। तुम्हें शायद नहीं पता, ये निकाह सहर की मर्जी से नहीं हो रहा। जरिश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? शारिक किसी और से मोहब्बत करता है। ताइमी जबरदस्ती शादी करवा रही है ताकि उन्हें मुफ्त की मुलाजमा हाथ लग जाए। वो यहाँ वैसे भी इंतहाई बुरी जिंदगी गुजार रही थी। जरिश शशर रह गई थी। सहर सिर्फ खानदान की इज्जत के लिए खामोश है। जरिश बेयकीनी से उसे देखती रही। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आनिया ने फौरन मोबाइल निकाला और शारिक के साथ एक लड़की की चंद तस्वीरें दिखाई। जरिश के दिल में बेचैनी उतरने लगी। फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? आनिया की आंखों में चालाकी उभरी। क्योंकि अगर तुम वाकई अपनी बहन से मोहब्बत करती हो तो उसे इस अजियत से बचा लो। मैं क्या करूं? वो रो पड़ी। आनिया ने आहिस्ता से एक शीशी निकाली। ये सिर्फ हल्की नींद की दवा है, सैर की जूस में पिला दो। निकाह कुछ देर के लिए रुक जाएगा, तब तक मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, ये गलत है। जरिश घबरा गई। गलत? आनिया ने फौरन जज्बाती वार किया। गलत यह है कि तुम अपनी बहन को ऐसी शादी में धकेल दो जहां मोहब्बत और इज्जत दोनों ही नहीं है। जरिश खामोश हो गई। उसके जहन में सहर का उदास चेहरा घूमने लगा। आनिया ने फौरन उसका हाथ थामा। बस आज अपनी बहन के लिए कर दो। कई लम्हों बाद जरिश ने लड़ते हाथों से वो शीशी पकड़ ली और कमरे में सहर तैयार बैठी थी। जरिश ने मुश्किल मुस्कुराहट सजाई और जूस उसकी तरफ बढ़ाया। आपी, आपने कुछ खाया पिया नहीं है ना? मुझे मुलाजमा ने बताया। सहर मोहब्बत से उसे देखकर मुस्कुराई। तुम आ गई हो ना, अब मुझे फिक्र की क्या ही जरूरत है। जरिश की आंखें नम हो गई। हमेशा ख्याल रखूंगी आपका। सहर ने जूस पी लिया और चंद ही लम्हों बाद उसके सर पर शदीद दर्द उठा। जरिश, मुझे अजीब सा लग रहा है। जरिश घबरा गई। शायद थकन होगी आपी, अब थोड़ा आराम कर लें। मगर अगले ही लम्हे सहर बेहोश होकर बेड पर गिर गई। आपी? जरिश बुरी तरह से कांप गई।
उसी वक्त आनिया अंदर आई। जल्दी करो। उसने सहर का दुपट्टा उठाया, उसे अंदर वाले कमरे में ले जाओ, लेकिन वो घबरा कर पीछे हटी। वक्त नहीं है, जल्दी करो। जरिश खौफजदा दिल के साथ सहर को उठाए अंदर ले गई। फिर आनिया ने सहर को दुल्हन बनाकर शारिक के बराबर में बिठा दिया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थी। मौलवी साहब आ चुके थे। शारिक बहुत खुश नजर आ रहा था। तभी अचानक एक मुलाजमा चीखती हुई हॉल में दाखिल हुई। शारिक साहब। सब चौंक गए। वो सहरबाजी, वो बुरी तरह से कांप रही थी। ऊपर स्टोर रूम में गिरी हुई उनके मुंह से झाग भी निकल रही है। शारिक के वजूद में जैसे सुनाटा छा गया। क्या? उसे शशक निगाहों से अपने बराबर में बैठी दुल्हन को देखा और एक झटके से घूंघट उठाया। वो जरिश थी। ये सब क्या है? वो हैरान रह गया। जल्दी साहब, वो मर रही है। मुलाजमा चिल्लाई तो शारिक जरिश को अपनी जगह छोड़कर बिजली की रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर भागा। दरवाजा खोला तो उसके कदम वहीं रुक गए। सहर जमीन पर पड़ी थी और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। सांस टूट टूट कर आ रही थी। सहर। शारिक घुटनों के बल उसके पास गिरा और उसे फौरन से उसे अपनी बाहों में उठाया। आंखें खोलो। उसकी आवाज कांप रही थी। सहर, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज में नमी भर गई। सहर ने बमुश्किल आंखें खोली। उसकी सांस उखड़ रही थी। शारिक की आंखों में बेतहाशा आंसू निकले थे। कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। है कोई? वो बुरी ताकत से चीखा, मगर सहर ने लड़ते हाथों से उसकी कलाई पकड़ी। मुझे माफ कर देना। शारिक रो पड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बीवी हो, मेरा बच्चा। सहर के लब कांपे। उसे खिंचकी और खून की उल्टी और अगले लम्हे उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसकी सांस हमेशा के लिए रुक चुकी थी। सहर। शारिक की आवाज टूट गई। सहर उठो। वो चिल्ला है मगर वो मर चुकी थी। सहर। पूरी हवेली शारिक की दिल दहला देने वाली चीखों से गूंज उठी। सहर की तदफीन से फारिग होकर चौथे दिन शारिक सीधा उसके कमरे में गया जहां जरिश को कैद रखा गया था। दरवाजा खुलते ही जरिश दौड़कर उसके सामने आ गई। आंखें मुसलसल रोने से सूजी हुई थी। वो हिचकियों पे उसे यकीन दिलाती रही कि वो बेगुनाह है। उसने सहर को मारने की नीयत से कुछ नहीं किया था। आनिया ने उसे सिर्फ बेहोशी की दवा देने को कहा था कि निकाह रुक जाए। उसे नहीं मालूम था कि वो दवाई जहर बन जाएगी। मगर शारिक की आंखों में नफरत पत्थर बन चुकी थी। उसे जरिश की एक न सुनी और उसे बाजू से पकड़कर नीचे हॉल में ले आया जहां पूरा खानदान मौजूद था। फरीदा बेगम सहर की मौत के गम में अपने सर में खाक डाले बैठी थी। जरिश को देखते ही उनका जब्त टूट गया और वो चीख चीख कर उसे अपनी बेटी का कातिल कहने लगी। जरिश रोती सफाइयां देती, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया। तब शारिक ने सर लहजे में ऐलान किया कि जरिश की सजा यही होगी कि वो जिंदगी भर इस नफरत के साथ जिंदा रहे। उसी लम्हे मौलवी साहब को बुलाया गया और जरिश की मिन्नतों, आंसू और निकाह के इनकार के बावजूद शारिक ने उससे निकाह कर लिया ताकि वो हर लम्हों से इस जुर्म की सजा दे सके। यूं मातम, नफरत और इल्जामों के बीच जरिश ना चाहते हुए भी शारिक के निकाह में आ गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और जरिश खौफजदा से पीछे हटी, मगर अगले लम्हे शारिक ने उसका बाजू पकड़कर उसे बेरहमी से बेड पर धक्का दे दिया। वो लड़खड़ा कर गिरी और सहम कर उसे देखने लगी। शारिक की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, उसी ऐसी वहशत जो जरिश के दिल में खौफ उतार रही थी। वो खामोशी से अलमारी की तरफ बढ़ा। कुछ लम्हे बाद उसने अलमारी खोली और अंदर से सुर्ख अरूसी जोड़ा निकाला। वही जोड़ा जो सहर का था। जरिश का सांस वही अटक गया। शारिक ने जोड़ा उसकी तरफ फेंका। पहनो इसे, उसने हुक्म दिया। जरिश की आंखों में खौफ से फैल गई थी। ये कैसे? नहीं प्लीज। वो पीछे हटी। मैंने कहा पहनो। उसकी दहाड़ से पूरा कमरा लर्ज उठा। जरिश के हाथ कांपने लगे। खुदा के लिए ऐसा मत करें। वो बुरी तरह से कांप रही थी। शारिक एकदम उसके करीब आया। क्यों? उसकी आवाज जहन में बुझी हुई थी। यही जोड़ा पहने हुए थे ना मेरी बीवी। जरिश के आंसू बह निकले। मैंने उन्हें नहीं मारा है। चुप। शारिक चिल्लाया। तुम्हारी वजह से मरी है वो। शारिक ने उसके हाथ में जबरदस्ती जोड़ा दिया। तैयार हो जाओ। शारिक की जहनी हालत अबतर थी। जरिश मुसलसल रोती रही, मगर उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि वो इनकार न कर सकी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा आहिस्ता से खुला। जरिश बाहर आई। शारिक चंद में से खामोशी से देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द उभरा। दर्द इतना शदीद था कि उसने कर्ब से अपनी आंखें मीच ली। क्यों हुआ ये सब? उसके होंठों से सरगोशी निकली और अगले लम्हे शारिक उसकी तरफ बढ़ा। उसके कंधों को जोर से पकड़कर झिंझोड़ा। तुम उस जैसी नहीं बन सकती। तुम उसकी जगह कभी नहीं रह सकती। जरिश खौफ से सहम गई। शारिक प्लीज, ये रंग, ये जोड़ा, ये सब सहर का था। उसकी आवाज टूट रही थी। शारिक की नजरें उसके होंठों पर रुकी। उसे बेरहमी से जरिश का चेहरा पकड़ा और हाथ से उसकी लिपस्टिक मिटा दी।
زرش سہم کر پیچھے ہٹی. مت لگاؤ یہ رنگ. وہ غرایا. یہ صرف سحر پر اچھا لگتا تھا. زرش کی ہچکیاں بلند ہو گئی. شارق نے اسے گھسیٹا اور آئینے کے سامنے کھڑا کیا. خود کو دیکھو. زرش نے کانپتے ہوئے آئینے میں دیکھا. بکھرا میک اپ، پھیلی لپسٹک، آنکھوں سے آنسو. فرق نظر آ رہا ہے کیا؟ زرش کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے. وہ جنت لگتی تھی. اس کی آواز آہستہ مگر جان لیوا تھی. اور تم؟ زرش نے آنکھیں بند کر لی. تم مجھے ایک بار اس کی موت یاد دلاتی ہو. یہ کہہ کر شارق نے سحر کا دوپٹہ زرش کے قدموں میں پھینکا اور خود کمرے سے نکل گیا، جبکہ زرش وہیں آئینے کے سامنے بیٹھتی چلی گئی. ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی تھی. سب لوگ بہت خاموش بیٹھے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ زرش کا پوچھ سکے. وہ شارق کے حکم پر ملازمہ کے کہنے کے بعد نیچے آئی. چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور قدم لرز رہے تھے. ملازمہ نے خاموشی سے اس کے سامنے پلیٹ رکھی. زرش نے بمشکل نوالا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائی تھا کہ اچانک شارق نے اس کی پلیٹ اٹھائی. پورا ہال خاموش ہو گیا. شارق کے چہرے پر عجیب سی سرد مہری تھی. وہ پلیٹ اٹھائے سیدھا لان کی طرف بڑھا. سب ایک دار اس کے پیچھے چل پڑے. لان کے کونے میں بڑا شکاری کتا زنجیر سے بندھا تھا. شارق نے زرش کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی. کتے نے فوراً کھانے پر جپٹنا شروع کر دیا. زرش کے قدم وہیں رک گئے. اس کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی. یہ سب کیا ہے؟ شارق آہستہ سے اس کی طرف مڑا. کھاؤ. زرش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. یہ سزا تمہارے لیے مناسب ہے. زرش کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، میں نے سحر آپی کو نہیں مارا. شارق کی آنکھوں میں درد چمکا، مگر اگلی لمحے نفرت نے اسے دبا دیا. میری سحر بھی یہی کہتی ہوگی نا. آخری سانس تک. زرش سسک پڑی. میں بے گناہ ہوں. تبھی کتا زور زور سے بھونکنے لگا. زرش خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی. اسے بچپن سے کتوں سے شدید خوف تھا. شارق نے نوکر کی طرف دیکھا. زنجیر کھولو. زرش کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی. نہیں شارق پلیز نہیں. زرش زنجیر کھلتے ہی کتا تیزی سے اس کی طرف لگا. زرش خوف کے مارے الٹے قدموں بھاگی. بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ. اس کی چیخ پورے لان میں گونج گئی. دوڑتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گھاس پر گر پڑی. کتا اس کے قریب پہنچ کر زور زور سے بھونکنے لگا. زرش نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور کانپتی ہوئی سسکیوں میں اپنی بے گناہی کا درد برتوب محسوس کرنے لگی. میں نے نہیں مارا، خدا کے لیے. شارق چند قدم دور کھڑا اس کی ٹوٹی ہوئی آوازیں سنتا رہا، مگر اس کے اندر کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. رات بہت گہری ہو چکی تھی. حویلی کی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر شارق کے اندر جلتی آگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا. اس کے قدموں کے پاس سگریٹ کا اجلا کٹا ٹکڑا پڑا تھا. اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ تھکا ہوا تھا. تبھی پیچھے سے آہستہ قدموں کی آواز آئی. وہ آنیا تھی. وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. اور کتنا خود کو جلاؤ گی شارق؟ شارق نے کوئی جواب نہ دیا. بوا خاموشی سے دعا ہوا کے سپرد کرتا رہا. زرش کو آزاد کر دو. آنیا آہستہ سے اس کے بالکل پاس بیٹھ گئی. یہ سن کر شارق کی پلکیں آہستہ سے اٹھی. اور پھر جیل بھیج دوں اسے؟ آنیا نے دھیمی آواز میں مشورہ دیا. یہ روز روز اس کے چہرے کو اپنے قریب دیکھ کر خود کو اذیت کیوں دے رہے ہو؟ شارق کی نظریں خلا میں کہیں جم گئی. اذیت؟ وہ تلخی سے ہنسا. اذیت تو اس دن شروع ہوئی تھی جب سحر نے میری باہوں میں دم توڑا تھا. آنیا فوراً اس کے قریب. میں تمہارا ہر سر سمیٹ لوں گی شارق، مجھے ایک موقع تو دو. اسے شارق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. ہماری منزل ابھی بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے. شاید قسمت یہی چاہتی ہے کہ ہم ملیں. چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. شارق نے بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا. آنیا کا چہرہ پھیکا پڑا. شارق نے پہلی بار پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا. وہ نظریں عجیب سی تھی. جانتی ہو آنیا؟ اس کی آواز غیر معمولی طور پر پرسکون تھی. میں روز سوچتا ہوں زرش اکیلے اتنا بڑا کھیل کھیل ہی نہیں سکتی. آنیا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی. مطلب؟ اس نے انجان بن کر سوال کیا. کسی نے اس کی مدد کی تھی. شارق کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی. آنیا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے. شارق آہستہ سے کھڑا ہوا. سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے سے مسلا اور جھک کر اس کے قریب آئے. اتنا قریب کہ آنیا اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتی تھی. اور جس دن مجھے پتا چل گیا نا کہ سحر کی موت کے پیچھے زرش کے علاوہ کوئی تھا، میں اسے بھی زمین میں کاٹ دوں گا. آنیا کے حلق میں جیسے کانٹے اٹک گئے. شارق کی آنکھوں میں صفاق چمک ابھری. شارق چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے پلٹا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا. آنیا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی.
हवा अभी भी वैसी ही चल रही थी, मगर उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शारिक सिर्फ टूटा नहीं था, अब खतरनाक भी हो चुका था। कमरे में मध्यम रोशनी चल रही थी और शारिक अंदर आया तो उसके हाथ में एक डायरी थी। जरिश ने खौफजदा नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोशी से उसके सामने आकर बैठ गया और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो डरते डरते उसके पास बैठी। शारिक ने डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। जरिश के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह शहर की डायरी थी। हर सफ़े पर शारिक का जिक्र, उसके ख्वाब और आने वाली जिंदगी की बातें लिखी थी। पढ़ो इसे, वो गंभीर आवाज में हुक्म देता उसके दिल को दहला गया। मैं ये नहीं पढ़ सकती। जरिश की आवाज टूट गई। पढ़ो, शारिक चिल्लाया तो जरिश ने लरजते हाथों से पहला सफा खोला। शारिक को बारिश बहुत पसंद है। शादी के बाद पहली बारिश हम साथ देखेंगे। जरिश की आंखों से आंसू बहने लगे। शारिक खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने दूसरा सफा खोला। मैं चाहती हूँ हमारा बेटा बिल्कुल शारिक जैसा हो। जरिश के हाथ से डायरी छूट कर गिर गई। मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। जरिश सिसक उठी और डायरी बंद कर दी, मगर शारिक की आंखों में दर्द खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। क्यों? सच पढ़कर तकलीफ हो रही है? वो तल्खी से उसे देखता कराया। ये सब ख्वाब था, उसके बहुत छोटे छोटे, और तुमने सब दफन कर दिए। जरिश मुसलसल नफी में सर हिलाती रही। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया शारिक। शारिक एकदम उसके बेहद करीब आया, मगर वो तो मर गई ना। उसकी आंखों में खून उतर आया था। ये जुमला जरिश के दिल में खंजर की तरह उतरा। शारिक ने मेज से नोकीला कलम उठाकर उसके सामने फेंका। आज रात तुम शहर के हर ख्वाब के नीचे एक जुमला लिखोगी। क्या मतलब? जरिश ने नम आंखों से उसे देखा। कौन सा जुमला? जरिश के सवाल पर शारिक की आवाज बर्फ जैसे सर्द हो गई। मैं तुम्हारी कातिल हूं। जरिश जैसे अंदर से टूट गई। नहीं प्लीज। वो पूट पूट कर रो पड़ी थी। लिखो। उसके दहाड़ने पर जरिश कांप उठी। उसने लरजते हाथों से कलम उठाया और डायरी खोल ली। हर सफ़े पर शहर के ख्वाब थे। उन ख्वाबों के नीचे जरिश के आंसू से भीगे अल्फाज। मैं तुम्हारी कातिल। शारिक चंद में से देखता रहा, फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर जाते हुए उसने एक बार पलट कर देखा। जब तक मैं ना कहूं तुम्हें इसी हालत में इस तरह बैठ कर लिखना पड़ेगा। जरिश झुके सर के साथ रोते हुए लिख रही थी, जबकि उसके कांपते हाथ स्याही से भर गए थे। नोकीला कलम उसकी उंगली को जख्म कर गया था। खून कतरा कतरा बह रहा था, और शायद पहली बार शारिक को महसूस हुआ कि बाद सजाएं इंसान को जिंदा रखते हुए अंदर से खत्म कर देती है। सुबह का वक्त था। हवेली के बाहर मुलाजिम परेशानी से शारिक की गाड़ी का बोनेट खोले खड़े थे। वो कई दिनों बाद ऑफिस जाने को तैयारी में था। सर, शायद इंजन का मसला है, आज गाड़ी नहीं चल सकेगी। शारिक पहले कई रातों की बेख्वाबी से चिड़चिड़ा हो चुका था। उसे झिंझला कर टाई डीली की और गाड़ी को लात मारी। तभी पीछे से आनिया की आवाज आई। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें ऑफिस, डोंट वरी। शारिक ने बेदिली से उसकी तरफ देखा। बुआ कुछ लम्हे खामोश था, फिर बगैर कुछ कहे उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आनिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। चंद मिनट बाद शारिक गाड़ी में बैठा, जबकि आनिया ड्राइविंग सीट पर आने से पहले उसके फोन की बेल सुनाई दी। फोन पर बात करने के लिए उसने शारिक को 5 मिनट बाद का इशारा किया और थोड़े फासले पर जाकर खड़ी। शारिक ने थके अंदाज में आंखें बंद कर ली। उसे मालूम भी ना हुआ कि आनिया का फोन गाड़ी के ब्लूटूथ से पहले ही कनेक्ट हो चुका था। अगले लम्हे गाड़ी के स्पीकर से आनिया की आवाज गूंजी। यार मेरे लिए अब हामिद ही ठीक है। शारिक की बंद आंखें खुली। उसके हाथ माथे पर बल पड़ा और शारिक। दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई थी। वो आनिया की आवाज में बेजारी थी। वो नफसियाती हो चुका है। उसके पास अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। शारिक के चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर आनिया की अगली बात ने जैसे उसकी सांसें ही रोक दी। वैसे भी अगर उसे पता चल गया कि जरिश कसूरवार नहीं है, बल्कि असल में सारा खेल मेरा था, वो हंस पड़ी, तो वो मुझे जान से ही मार देगा। एक लम्हे को उसका पूरा वजूद जैसे सुन हो गया। शारिक की आंखों के सामने शहर का मरता हुआ चेहरा घूम गया। जरिश की चीखें, उसकी कस्में, उसके आंसू जो उसकी बेगुनाही की गवाही थे। मैं बेगुनाह। शारिक के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। तभी आनिया दरवाजा खोलते मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठी। चले? मगर अगले लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों दिख रहे हैं? अगले लम्हे शारिक का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ आनिया के मुंह पर पड़ा। वो चीख उठी। शारिक की आंखें खून उगल रही थी और जरिश बेगुनाह थी। आनिया के आंसुओं का चेहरे का रंग उड़ गया। मैं शारिक ने उसका बाजू झटके से पकड़ा और गाड़ी से बाहर घसीट दिया। उसकी दहाड़ पूरी हवेली में गूंज थी। नौकर, घर वाले सब घबरा कर बाहर निकल आए। आनिया मुसलसल रो रही थी। शारिक मेरी बात तो सुनो।
मगर शारिक अब काबू में नहीं आ रहा था। उसने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। मेरी सहर मेरी बाहों में मर गई और सजा सरिश भुगत रही थी, इसलिए कि तुम वो शातिर हो। फरीदा बेगम लड़खड़ाते हुए बाहर आई। क्या हुआ है शारिक? शारिक ने खूनख्वार निगाहों से आनिया की तरफ इशारा किया। पूछे इससे। आनिया बुरी तरह से कांप रही थी। मैं निकाह रुकवाना चाहती थी। पूरा सहन साकित हो गया। शारिक की आवाज टूटने लगी। सहर, तुमने दबाव में मिला था? आनिया रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी वो मरे। शारिक ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। मगर मर गई वो। तुमने मेरे साथ कौन सा खेल खेला? हाँ? शारिक की आंखों से आंसू की बजाय गोया खून बह रहा था। पूरी हवेली उसकी चीख से लड़ उठी। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, जेल में सड़ोगी अभी इसी वक्त। शारिक ने पुलिस बुलवाई और आनिया को जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। सच सामने आ गया था और फिर असल मुजरिम बेनकाब हो गया। शारिक लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कानों में अभी भी आनिया के अल्फाज गूंज रहे थे। सरिश कसूरवार नहीं थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके वजूद से जान खींच ली हो। उसने लड़ते हाथों से दरवाजा खोला। कमरा खाली था। शारिक की सांस रुक गई। सरिश? जवाब में खामोशी उसकी मुंतजर थी। वो तेजी से अंदर आया। बेड खाली था। वॉशरूम की तरफ बढ़ा। सरिश? उसे बेख्तियार पुकारा। दिल बेख्तियार बारी हो रहा था। उसे सरिश की बात न सुनकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। वो बेगुनाह साबित हुई थी। इतने जुल्म सहे थे। शारिक का दिल फटने के करीब था। अब तो बालकनी तक खाली हो चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे। सरिश? पहली बार उसकी आवाज में खौफ था। वो पागलों की तरह पूरी हवेली में से ढूंढने लगा। सरिश कहाँ है? वो नौकरों के सामने चिल्लाया। नौकर सहम गए। सर, हमें नहीं मालूम। शारिक के माथे पर पसीना उभरा है। उसे अचानक सरिश की वो टूटी हुई आवाज याद आई। मैं पागल हो जाऊंगी। अगले लम्हे वो हवेली से बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। शारिक सड़कों पर, खेतों के रास्ते पर और वीरान जगहों पर उसे ढूंढता फिर रहा था। यहाँ तक कि शाम हो गई और वो उम्मीद हार बैठा। और वो वहीं सड़क पर बैठकर उसे पुकारने लगा। सरिश लौटा, खुदा के वास्ते है। तभी उसे एक निस्वानी आवाज करीब से सुनाई दी। उसके कदम अचानक रुक गए। दूर एक पुराने दरख्त के नीचे कोई दुशीसा बैठी थी। वो दीवाना वार भाग कर आया। वो कोई और नहीं बल्कि सरिश थी, जो खुद से बातें कर रही थी। सरिश? वो दरख्त के साथ टेक लगाए जमीन पर बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और लब मुसलसल हिल रहे थे। शारिक आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। सरिश? उससे दर्द भरे अंदाज में पुकारा, मगर सरिश अपने हवासों में नहीं थी। वो बस मुसलसल एक ही बात कहे जा रही थी। मैंने नहीं मारा, मुझे सजा मत देना। सरिश हल्की हल्की आवाज में हंस रही थी। आप भी नाराज हैं मुझसे? उसे जोरदार आवाज में ताली बजाकर अपने बाल नोच लिए। शारिक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सिर्फ दवा दी थी। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी और शारिक की रही सही हिम्मत जैसे खत्म हो गई थी। शारिक के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो हार गया था। एक बार फिर टूट कर बिखर गया था। उसकी आंखों से पहली बार बेख्तियार आंसू निकल पड़े। सरिश? सरिश ने चौंक कर उसे देखा, मगर पहचान ना सकी। वो डरते डरते पीछे हटी। नहीं, मुझे सजा मत दो। ये जुमला शारिक के सीने में खंजर बनकर उतरा। वो फौरन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। नहीं नहीं सरिश। उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। मैं गलत था, खुदा की कसम मैं गलत था। सरिश खाली नजरों से उसे देखती रही। शारिक ने लड़ते हाथों से उसका चेहरा थामा। मुझे माफ कर दो। अगले पल उसे बाहों में समेटकर फूट फूट कर रोने लगा। बारिश मुसलसल बह रही थी, मगर शायद पहली बार उसके अंदर जलती आग बुझने लगी थी। इंतकाम मुकम्मल हुआ था। कसूरवार को सजा हुई थी। बेकसूर रुल गए थे। चंद दिन बाद शारिक सरिश को शहर के बेहतरीन अस्पताल ले गया। वो महीनों उसके साथ रहा। उसकी दवाएं, इलाज, चीखें, खामोशियां, वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त करता रहा। वो हर रोज उसे यकीन दिलाता रहा कि वो कातिल नहीं है। तुम कातिल नहीं हो सरिश। आहिस्ता आहिस्ता सरिश की हालत बेहतर होने लगी। वो फिर से मुस्कुराना सीखने लगी। और एक दिन उसने पहली बार शारिक को पहचान कर पुकारा। उस दिन शारिक खामोशी से रोता रहा और सजदे में गिर गया। उससे एक गलती हुई थी। उससे सालों खमियाजा भुगता था। 3 साल बाद सुबह की नरम धूप सहन में फैली हुई थी। हवा में गीली मिट्टी और चंबेली की खुशबू बिखरी हुई थी। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। वही दीवारें, वही दरवाजे, वही सब कुछ था, मगर अब उनमें मातम नहीं बल्कि सुकून की छाप थी। सरिश बरामदे में बैठी चाय बना रही थी, जबकि सामने लॉन में 2 साला यमान अपनी छोटी सी गेंद के पीछे भाग रहा था। माया, पापा पकड़े ना।
اس کی ننھی آواز پوری صحن میں گونجی۔ شارق ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا اور اگلے لمحے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں پڑھ لیا۔ یمان کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ زرش خاموشی سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ زندگی واقعی دوبارہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ وہی شارق جس کی آنکھوں میں کبھی صرف نفرت ہوا کرتی تھی، آج اپنے بیٹے کے ساتھ بچوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ کبھی ملازم نے تبھی آ کر اخبار میز پر رکھا۔ زرش نے بے دھیانی سے اخبار اٹھایا، مگر اگلے لمحے اس کی نظریں ایک خبر پر جم گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ شارق نے اسے چپ دیکھا تو فوراً محسوس کیا، کیا ہوا ہے؟ زرش چند لمحے خاموش رہی۔ آنیہ کو زرش کی نظریں اس پر جم گئی۔ اسے ایک بار پھر گہری سانس پڑی اور اخبار ایک طرف رکھا۔ آج آنیہ کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک لمحے کو ہوا جیسے تھم گئی۔ صحن میں کھیلتے یمان کی ہنسی اب بھی گونج رہی تھی، مگر شارق کے اندر کی ہی پرانی یاد دوبارہ کھل گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، اتنا خاموش کہ زرش کو اس کی سانسوں کی آواز تک سنائی دینے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے یمان کو زمین پر اتارا۔ بچہ دوبارہ گیند کے پیچھے بھاگنے لگا۔ یمان کی نظریں خلا میں جم گئی۔ اسے سحر یاد آ گئی، اس کی ہنسی جو دل چھو لیتی تھی۔ اس کے خواب ادھورے رہ گئے اور وہ آخری سانس جو اس کی باہوں میں ٹوٹ گئی تھی۔ پھر اسے زرش یاد آئی، وہی زرش جو بار بار کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، اور وہ خود اس عورت کو سزا دیتا رہا جو اصل میں خود بھی ایک دھوکے کا شکار تھی۔ زرش آہستہ سے اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ ٹھیک ہے؟ شارق نے چند میں اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں تمہاری بات سن لیتا تو… زرش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ سب قسمت کا لکھا تھا۔ شارق تلخی سے مسکرایا۔ نہیں، کچھ میری نفرت بھی تھی۔ زرش نے فوراً سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ سب وقت گزر چکا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہم دونوں بہت کچھ ہار چکے ہیں، اب باقی زندگی کی سزا مت دیں۔ شارق کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہی چہرہ جو کبھی خوف سے کانپتا تھا، آج اس کے سکون کی وجہ بن چکا تھا۔ تبھی یمان بھاگتا ہوا آیا اور شارق کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ بابا کھیلے نا۔ شارق کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زرش کا چہرہ تھپتھپایا اور جھک کر یمان کی گود میں اس کو اٹھا لیا۔ چلو بھائی، آج تو بابا جیتے گا۔ یمان زور سے ہنسنے لگا، جبکہ زرش ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ سورج کی روشنی صحن میں پھیلتی چلی گئی۔ کچھ زخم شاید کبھی مکمل نہیں بڑھتے، مگر محبت انسان کو زخموں کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے، اور شاید یہی کہانی کا اصل اختتام تھا۔ درد سے گزر کر سکون حاصل کرنے کا جو دائمی تھا، ایک خاک ہوئی، دوسری خاک ہوتے ہوئے امر ہو گئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ محبت اور دکھوں سے بری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کون سا پارٹ سب سے زیادہ دکھی اور کون سا سب سے زیادہ پیارا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل زیمل وائس کو سبسکرائب کریں۔ تو اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔